डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्वेश्चन है कि कुछ इक्विलिब्रियम्स गिवन है, बोला जा रहा है हाईएस्ट केपी वैल्यू इन सब में से किसमें होगी एक गिवन टेम्परेचर पे। तो चलिए हम देख रहे हैं यहां पे कि हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट गिवन है। तो मैं एक कॉमन मेटल कार्बोनेट लिख देता हूं बच्चों, जिसकी वैलेंसी +2 है। तो दिस इज मेटल M+2 में है, तो मेटल कार्बोनेट MCO3 सॉलिड है। इक्विलिब्रियम के साथ अगर लिखूं बच्चों तो यहां पे फॉर्म होगा मेटल ऑक्साइड, M की वैलेंसी +2 है, O की -2, तो फॉर्म होगा MO, दैट इज ऑल्सो सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो बच्चों आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसका केपी वैल्यू लिखूं तो केपी क्या हो जाएगा बच्चों, केपी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कहने का मतलब हमसे बोला जा रहा है केपी इन 4 गिवन रिएक्शंस में से कहां पर ज्यादा होगी। तो आप समझ सकते हो जहां पर CO2 के मोल्स ज्यादा होंगे वहां उसके प्रेशर भी ज्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जहां पे मोल्स ज्यादा होंगे CO2 के वहां पे क्या होंगे, केपी भी ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब जहां पे रिएक्शंस मोर फॉरवर्ड गया होगा, तो हम कह सकते हैं जहां पे रिएक्शन मोर फॉरवर्ड गए होंगे वहां पे क्या होगा, केपी वैल्यू ज्यादा होगा। और आप इसको इजीली समझ सकते हो, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी उसकी केपी वैल्यू ज्यादा होगी। सोचो कैसे, क्योंकि सब सेम टेम्परेचर पे है। अगर हम हीट कर रहे हैं मान लो, तो उस टेम्परेचर पे जो जितना फॉरवर्ड जाएगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी जिसकी जितनी कम होगी वो उतना मोर फॉरवर्ड जाएगा, और वो हम कह सकते हैं वहां मोल्स CO2 के ज्यादा जनरेट होंगे, तो केपी ज्यादा होगा। तो बच्चों आप लोग जानते हो यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी, चूंकि यहां पे जो आयन है उस पर डिपेंड करता है थर्मल स्टेबिलिटी। तो अगर हम देखें एनायन को देखें तो वो क्या है, लार्ज साइज का है। ओके, एनायन को देखें तो वो क्या है बच्चों, लार्ज साइज का है। तो हम कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ओके बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ रखा है, इफ साइज ऑफ एनायन बिगर, ओके, बड़े अगर एनायन आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन बच्चों आपने पढ़ रखा है। अब हमारे पास 4 मेटल कार्बोनेट हैं, तो मैं चारों मेटल्स को यहां पर डिनोट कर रहा हूं। हमारे पास है कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। मैं इसको एक ऑर्डर में लिख देता हूं बच्चों। हमारे पास सेकेंड ग्रुप के मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम प्रेजेंट है। अगर मैं कहूं कि यहां पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो +2 फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर मैं साइज देखूं बच्चों, तो डाउन द ग्रुप आपको पता है साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो साइज यहां पे बच्चों इंक्रीज करेगा, तो सबसे बड़ा हमारा बेरियम होगा। अब आपने बच्चों पढ़ा है फजान्स रूल के अकॉर्डिंग, अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं, दिस इज पोलराइजेशन, ओके, दिस इज पोलराइजेशन। अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं बच्चों, तो अगर मैं बोलूं इफ साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेज, अगर कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो बच्चों क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। ओके, पोलराइजेशन कम होगी। तो पोलराइजेशन जितनी कम होगी हम कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि थर्मल स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए ताकि रिएक्शन मोर फॉरवर्ड जाए। तो ऑब्वियसली हम क्या चेक करेंगे कि किसके साइज ऑफ कैटायन वैल्यू सबसे छोटी है। तो आप यहां वैल्यू देख पा रहे हो बच्चों, मैग्नीशियम की वैल्यू सबसे छोटी है, तो हम कहेंगे अगर वो कैटायन साइज में सबसे छोटा है तो पोलराइजेशन वहां पे सबसे ज्यादा हो रहा होगा इन 4 के कंपैरिजन में। तो थर्मल स्टेबिलिटी वहां पे चारों के कंपैरिजन में सबसे कम हो रही होगी। कहने का मतलब हम कहेंगे यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों वो आएगा ए, क्योंकि MgCO3 को अगर हमने हीट किया तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इन चारों के कंपैरिजन में क्या है बच्चों, सबसे कम है। तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि यहां पे पोलराइजेशन वैल्यू चारों के कंपैरिजन में ज्यादा है। ओके।